हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपन आपका इलेक्ट्रिक सर्किट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, विद्युत धारा वाला। तो अपन ने उसके अंदर लगभग सारी चीज़ें पढ़ दी है। अब आपका जो एनसीईआरटी में है, एक 2-3 पॉइंट बचे हुए हैं। एक तो किरचॉफ का नियम है, ठीक है, और एक आपका है मीटर सेतु, व्हाइटस्टोन सेतु। व्हाइटस्टोन सेतु के बारे में वैसे मैंने आपको जानकारी दे दी थी, ठीक है, पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पढ़ा दिया जाएगा। इस जो भी चैप्टर जो अभी अपन चलेगा, उस आज तक जो आपको पढ़ाया है उसकी पीडीएफ आपको पहले ही अवेलेबल करवा दी है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है वैसे, ठीक है। और वैसे जब देखा जाए इसको अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करके, तो ये छठा चैप्टर है, ठीक है, जो भी अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी जो मैंने आपको अभी तक आपके पास टोटल 5 पीडीएफ जा चुकी है। ये जो आपकी पीडीएफ आने वाली है, छठी पीडीएफ है। तो इसको आप चैप्टर 3 के अंदर ही लिखोगे और आपके सिलेबस में है उससे कहीं ज़्यादा इसके अंदर आपको दिया जाएगा। तो आप हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ते हुए चलोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। नोट्स आप बनाते रहना, क्योंकि आपको सारी पीडीएफ प्रॉपर वे में आप तक पहुंचाई गई है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो इसकी जिम्मेदार आप खुद होगे, ठीक है ना। तो आप नोट्स क्या करते रहना, प्रॉपर वे में बनाते रहना, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जब आपके रेगुलर जिस दिन भी क्लासें स्टार्ट होगी, तो आपको ये जितने भी चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, इनमें से एक भी चैप्टर की एक भी पॉइंट की थ्योरी आपको लिखवाई नहीं जाएगी, ठीक है। तो कई अगर इस वहम में बैठे हैं कि वापस से स्कूल खुलेंगे और स्कूल खुलने के बाद में हमें हर एक टॉपिक को वापस से लिखवाएंगे, तो ये तो आप भूल जाओ, ठीक है ना, बिल्कुल भूल जाओ इस चीज़ को। क्योंकि अगर आपको पीडीएफ प्रॉपर वे में दी गई है, तो आपका फिर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको साथ साथ में क्या करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। आज जो चैप्टर जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इसी को आप, वैसे तो आपका एनसीईआरटी का तीसरा ही है, पर वैसे ही अलग से टॉपिक देखा जाए तो ये 6th नंबर का आपका चैप्टर है। आपको इसको जो पहले जो चैप्टर आपने तीसरा जो चल रहा था, उसी के अंदर ही आगे इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी, ठीक है। आपके पास डीपीपी पहुंच चुकी है। उस डीपीपी का सॉल्यूशन आपको नहीं करवाया जाएगा, आप खुद करोगे, स्वयं करोगे। क्योंकि जब आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है तो आप नहीं बताते, तो हमसे पूछी जाएगी तो हम नहीं बताएंगे अब, ठीक है। तो आप उसका सॉल्यूशन खुद करिए, ठीक है। और इसका जो आपको आज जो शुरू हो रहा है, उसकी डीपीपी आज आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है बेटा। तो आपको बहुत ही ध्यान से और अपने नोट्सों को प्रॉपर वे में डिजाइन करते रहना है, ताकि आपकी किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हो, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं। आज की हेडिंग है, पहले अपन बेसिक्स के बारे में जानते हैं हमेशा ही। टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सर्किट, टर्म्स रिलेटेड टू। आज अपन केवल और केवल बेसिक के बारे में जानेंगे और कल फिर से अपन इसको शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। तो टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है बेटा। तो अभी अपन ने देखा कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है, उसके अंदर एक बैटरी होती है, प्रतिरोध भी होता है, ऐसे प्रतिरोध जुड़ा हो सकता है, ठीक है ना। आपका इलेक्ट्रिक परिपथ कैसा भी हो सकता है, ठीक है। यह आपका क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक परिपथ हो गया। यह आपका प्रतिरोध है, इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो। यह आपकी संधारित्र है, इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हो। एक ये जो जाल सा नया आया है, स्प्रिंग सा, इसको बोलते हैं प्रेरक तो इंडक्टर। आगे के चैप्टर में आएगा ये, ठीक है ना। इसके ऊपर अपन बहुत अच्छे से इसका ऑपरेशन करेंगे। अभी तो इसको नाम याद रख लो, आप क्या बोलते हैं, प्रेरक तो, कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं, ये एक पूरा जाल ही तो है, हाँ ना। जाल बोल सकते हैं क्या इसको, अपन नेटवर्क बोल सकते हैं क्या इसको अंदर, ठीक है। ये जाल ही तो है आपका। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि बैटरी, प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरकत्व आदि से मिलकर बना एक जाल क्या कहलाता है, आदि से मिलकर बना एक संयोजन क्या कहलाता है, जाल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको पीडीएफ के अंदर जो आएगी उसके अंदर डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है इसकी, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, प्रतिरोध
प्रेरकत्व, संधारित्र, बेंट्री आदि से मिलकर बना एक संयोजन क्या कहलाता है? जाल। इसी की तो स्टडी करते हैं अपन। अभी तक आपने परिपथी तो पढ़ते हुए आए हो आप, तो ये अपनी हो गई पहली डेफिनेशन, ठीक है ना। फिर इसके अंदर एक नाम आता है नोड। क्या नाम आता है? नोड। ये आपका हो गया नोड। इसको बोलते हैं संधि बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? संधि बिंदु। जहाँ पे दो से ज़्यादा ब्रांचें आकर मिलती है, जहाँ पर दो से ज़्यादा ब्रांचें जाके मिलती है उसको बोलते हैं संधि बिंदु। क्या बोलते हैं? संधि बिंदु। जहाँ पे दो से ज़्यादा ब्रांचें जाके मिलती है उसको क्या बोल देंगे अपन? संधि बिंदु। तो इसमें N1 और N2 आपका क्या हो गया? नोड हो गया, ठीक है ना। मान सकते हैं इसमें N1 और N2 आपके क्या है? नोड है। जहाँ पे देखो 1, 2 और 3 कितनी ब्रांच आके मिल रही है? 3, ठीक है। तो जहाँ पे दो से ज़्यादा ब्रांचें जाके मिलती है उसको क्या बोलते हैं? संधि बिंदु। अब नाम आया ब्रांच। ब्रांच का मतलब शाखा। ब्रांच, शाखा, ये क्या होती है सर? ठीक है, परिपथ के अंदर जिसके अंदर से होते हुए धारा का प्रवाह होता है। धारा हमेशा शाखा में ही तो बहती है, तो जिसके अंदर से होते हुए किसी भी जाल का वह भाग, ठीक है, जहाँ जिसके अंदर धारा का मान क्या रहे? नियत रहे, उसे धारा जाल की क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं। किसी भी जाल का वह भाग जिसके अंदर से धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं। इसमें देखो अगर अपन बात करें A B C D E F G H, तो देखो ए बी क्या है? शाखा। बी सी क्या है? शाखा। सी डी क्या है? शाखा। डी ए क्या है? शाखा। बी क्या है? शाखा। सी जी क्या है? शाखा। ई एफ क्या है? शाखा। जी एच क्या है? शाखा, ठीक है ना। तो किसी भी जाल का वह भाग जिसके अंदर से धारा का प्रवाह होता है क्या कहलाती है? शाखा। और जहाँ पे दो से ज़्यादा शाखाएं मिलती है वो बिंदु आपका क्या कहलाता है? संधि बिंदु। वो बिंदु आपका क्या कहलाता है? संधि बिंदु। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये सीधी सीधी बातें हैं जो आपको समझ में आ रही होगी। फिर आता है लूप, ठीक है। तो लूप क्या होता है? किसी परिपथ में या किसी भी जाल में वह भाग जो शाखाओं के द्वारा बंद होता है। इसमें बंद कौन है? ए बी सी और डी। ये आपका क्या बन गया? एक लूप बन गया। बंद है या नहीं है? ए बी सी और डी किसी भी जाल का वह भाग जो शाखाओं से घिरकर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद। तो देखो ए बी सी डी क्या है? लूप है या नहीं है? तो इसको अपन एक लूप बोल सकते हैं। तो ये लूप आपका क्या हो गया? फर्स्ट लूप हो गया। ये क्या है? बी ई जी सी, ये भी क्या है? लूप है आपका। तो ये लूप नंबर 2। और ये भी आपका क्या है? ई एफ जी एच, ये भी आपका क्या हो गया? लूप हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको अपन क्या बोल देते हैं? लूप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लूप बोल देते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें बेटा ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले आता है आपका जाल। तो जाल क्या होता है? संधारित्र, प्रतिरोध, प्रेरकत्व आदि से मिलकर बना संयोजन क्या कहलाता है? जाल। फिर अपन बात करते हैं किसकी? नोड की। तो जहाँ पे दो से अधिक शाखाओं का मिलन होता है वहाँ पे उसको क्या कहते हैं अपन? नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। फिर आती है शाखा। किसी भी जाल का वह भाग जिसमें से होकर धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। क्या कहलाती है? शाखा। और शाखा से गिरकर बना बंद पाथ क्या कहलाता है? आपका लूप। लूप हमेशा बंद को बोलते हैं, ठीक है ना। बंद होना चाहिए आपका। बंद अगर नहीं है तो वो लूप नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी बेटा। अब अपन शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। तो ध्यान से समझते रहना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक से, जहाँ से आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना।
तो आपकी पहली हेडिंग जो रहने वाली है, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है किरचॉफ के, वैसे इसको किरचॉफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किरचॉफ के नियम, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? किरचॉफ। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? किरचॉफ्स लॉ, ठीक है ना बेटा? इसको क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स लॉ, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम, ठीक है? अब किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे, ठीक है? इसको बोलेंगे किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। एक नियम दिया था धारा के लिए और दूसरा नियम दिया था वोल्टता के लिए। तो इन्होंने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। एक किसके लिए दिया था? धारा के लिए दिया था, और दूसरा किसके लिए दिया था? वोल्टता के लिए दिया था। ओके बेटा, तो अपन जब पहले नियम की बात करते हैं, प्रथम नियम की अगर अपन बात करें तो प्रथम नियम को क्या क्या बोलते हैं पहले ये ध्यान रखेंगे। किरचॉफ का या किरचॉफ का प्रथम नियम, सेकंड जो किसके लिए दिया था? धारा के लिए, तो धारा नियम, और ये तीसरा संधि के ऊपर लगता है। कहाँ लगता है? संधि के ऊपर। तो इसको और क्या बोलते हैं? संधि नियम। क्या बोलते हैं? संधि नियम। तो प्रथम नियम के क्या क्या नाम हैं? प्रथम नियम, फिर क्या बोलते हैं? संधि नियम, और क्या बोलते हैं? धारा नियम। तो ये सारे आपको नियम भी नाम ध्यान में रखना है, किसी भी नाम से आ जाता है, ठीक है? और ये जो इम्पोर्टेंट बात लिख रहा हूँ, ये पेपर में पूछी गई है बहुत बार, नीट में तो सीधा ही पूछा जाता है। आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पे आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पे आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन पे आपका बेस्ड है। तो किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम धारा नियम और संधि नियम, ठीक है? ये किसके ऊपर बेस्ड है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे ये आपका बेस्ड है, ठीक है ना? अब ये है क्या, इसकी बात करते हैं। तो अपन पहले नियम की बहुत ही ध्यान से बात करेंगे। तो ये मैंने आपको इसके डिफरेंट नाम बता दिए, ठीक है? किस पे बेस्ड है ये बता दिया, ठीक है? अब अपन बात करेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है। तो प्रथम नियम का जो कथन है वो देखना क्या है। उन्होंने क्या कहा? संधि बिंदु मैंने आपको बता ही दिया था। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है? किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना? किसी भी संधि, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। जैसे इस टाइप से आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। इसको मैंने मान लिया I1, इसको मैंने मान लिया I2, इसको मैंने मान लिया I3, इसको मैंने मान लिया I4, इसको मैंने मान लिया I5 और इसको मैंने मान लिया I6। तो पहला नियम, पहला रूल क्या है? किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। दूसरा अपन ये भी बोल सकते हैं कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के नियम के
बराबर होता है। ठीक है ना। तो पहला नियम तो क्या है, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली इसी के ही मॉडिफाइड ना है ये। ठीक है ना। किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। ये तो हो गया पहला। अब इसी को वापस अपन अगर और करके लिखें तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है। अब देखो, अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपने दो प्रकार की धारा होगी आपके पास, एक होगी आने वाली धारा और एक होगी आपके पास जाने वाली धारा। कितनी धाराएं होगी आपके पास, दो प्रकार की धाराएं होगी, एक होगी आने वाली धारा और एक होगी आपकी जाने वाली धारा। तो आने वाली धारा को अगर आपने धनात्मक मान लिया तो जाने वाली धारा को क्या मानोगे, ऋणात्मक। याद रखना, ये आने वाली धारा को अगर आपने धनात्मक माना है तो जाने वाली धारा को क्या मानोगे, ऋणात्मक। अगर और करके कोई बोले सर आने वाली को ऋणात्मक मानूंगा तो जाने वाली को क्या मानोगे, फिर धनात्मक। एक अगर आने वाली को आपने क्या माना, धनात्मक, तो जाने वाली को क्या मानना पड़ेगा, ऋणात्मक। अगर इसी प्रकार आने वाली को ऋणात्मक माना है तो जाने वाली को क्या मानना पड़ेगा, धनात्मक। तो पहले इसने क्या बोला कि किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। तो अभी उसको लगा के देखते हैं। I1 क्या हो रहा है, अब मैं ये वाला लेके चलता हूँ, अपन इसी के ऊपर ही काम करेंगे। आने वाली को क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और जाने वाली को क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो ये नियम कहाँ लगता है, नोड के ऊपर। कहाँ लगता है, नोड के ऊपर। तो नोड पे जाके खड़े हो जाओ। एक लड़का है, ठीक है, जो कहाँ जाके खड़ा हो गया, नोड के ऊपर। ठीक है ना। इसने देखा कि जो I1 है वो क्या है, आ रही है, तो कैसे लेंगे, प्लस I1। ठीक है। फिर इसने क्या देखा कि I2 भी क्या हो रही है, आ रही है, तो I2 को भी क्या लेंगे, प्लस I2। फिर I3 क्या हो रही है, जा रही है, ध्यान से समझेंगे, तो क्या लगाएंगे, माइनस I3। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप नोड पे खड़े हो, आप बिल्कुल देख रहे हो कि कौन आ रही है और कौन जा रही है। अब देखेंगे I4 क्या लेंगे, प्लस I4। I5 क्या लेंगे, प्लस I5, और माइनस क्या लेंगे, I6। और ये धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, है या ना। किरचॉफ ने क्या बोला कि किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। अब इसको देखो और कैसे लिख सकते हैं, और दूसरा इसी को आपने मॉडिफाइड करके क्या बोला कि किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है। तो I1 प्लस में I2 प्लस में I4 प्लस में I5 इक्वल टू देखो I3 प्लस I6। सही बात है या नहीं है, ये उधर चला गया, तो ये देखो सारी आने वाली है और ये देखो क्या है, जाने वाली। तो ये जितनी भी करंट आपके पास थी वो सारी कैसी है, आने वाली, और ये जाने वाली है। ये कौन सी है, जाने वाली। तो किरचॉफ ने क्या कहा, किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो स्टेटमेंट का अपन ने यूज किया और बनाया। अब आप कैसे लिखेंगे सर, अपने आप को कहाँ ले जाके रख दो, नोड के ऊपर, और वहाँ देखो कि कौन तुम्हारी तरफ आ रही है और कौन तुमसे दूर जा रही है। तो जो तुम्हारी तरफ आ रही होगी उसको क्या लिख देना, प्लस लिख देना, और जो दूर जा रही होगी उसको क्या लिख देना, माइनस लिख देना। ठीक है बेटा। अब इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है बेटा। समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। किरचॉफ का प्रथम नियम ने क्या बताया, किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में बताया कि किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फिर इसी को ही मॉडिफाइड करके क्या बताया
कि किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर आने वाली धारा को आप पॉजिटिव मानोगे तो जाने वाली धारा को आप कैसा मानना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक है। और किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे बेस्ड है, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है। यहाँ किसके ऊपर बेस्ड है, आवेश संरक्षण के आधार पे इसको लागू किया जाता है, पहली बात। ठीक है। ये बंद लूप और खुले लूप दोनों के लिए मान्य होता है। ये बंद लूप के लिए भी लगता है और खुले लूप के लिए भी लगता है। तो ये बंद एवं खुले परिपथ दोनों के लिए लागू होता है। यह खुले एवं बंद दोनों परिपथों के लिए लागू होता है। आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। आने वाली धारा किसके बराबर होती है, जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अपन इसको परफॉर्म करेंगे। तो इनकमिंग करंट को किसके बराबर कर देंगे, आउटगोइंग करंट के बराबर कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने ये नियम सीखा। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। दो एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 12 एम्पियर और ये आई। आपसे बोले आई का मान बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। किसका मान बताओ, आई का। तो आई का मान बताने के लिए सबसे पहले हमें किस पे खड़ा होना पड़ेगा, नोड पे। सबसे पहले हमें किस पे खड़ा होना पड़ेगा, नोड पे। तो देखो सबसे पहले नोड पे खड़े हो गए। अब देखो आने वाली धारा को क्या मान लिया, 2 प्लस का है, फिर 3 क्या, और ये दूर जा रही है तो क्या लगाएंगे, माइनस, फिर 4 क्या आ रही है, प्लस, फिर 5 भी क्या आ रही है, पास आ रही है, प्लस, फिर 12 कहाँ जा रही है, दूर जा रही है, और आई भी कहाँ जा रही है, दूर जा रही है। इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। बहुत आसान है या नहीं है। नोड पे खड़े हो गए, ये देख लिया कौन आ रही है, उसके आगे क्या लगा दिया, प्लस, और ये देख लिया कौन जा रही है, उसके आगे क्या लगा दिया, माइनस। तो अब देख लो इसको, यहाँ से देख लेंगे कितना, 5 और 4 9, 9 और 2 11। तो यहाँ से आपकी जो आई की वैल्यू है वो 4 एम्पियर आ जाएगी। कितनी एम्पियर आ जाएगी, 4 एम्पियर। ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान से क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है ना, बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ नहीं आए। ठीक है ना। आप कमेंट सेक्शन में तो बताते नहीं हो, और शायद आप बताओगे भी नहीं क्योंकि तुम बहुत बड़े हो गए हो, तो पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। ये आपका किरचॉफ का प्रथम नियम था। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लगा सकते हो, तो लगाना है इसके ऊपर आप क्वेश्चन। अगर अपन बात करें अब किरचॉफ के द्वितीय नियम की, किसकी बात करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम देखेंगे, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम इसको क्या क्या बोलते हैं। तो द्वितीय नियम एक तो यही नाम हो गया आपका, द्वितीय नियम को अपन और क्या क्या बोलते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। एक तो इसको बोलेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है। एक ये हमेशा लूप के लिए वैलिड होता है। किसके लिए वैलिड होता है, लूप के लिए। तो ये क्या कहलाएगा, एक आपका कहलाएगा लूप नियम, और एक ये किसके लिए वैलिड होता है, वोल्टेज के लिए। तो क्या बोलेंगे, वोल्टता का नियम। क्या बोलेंगे अपन, वोल्टता का नियम। तो क्या क्या बोलेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम, लूप नियम और वोल्टता का नियम। ठीक है ना। क्या क्या कहलाएगा,
द्वितीय नियम, लूप नियम और वोल्टता का नियम। ठीक है, अब नाम में ही आ रहा है लूप नियम, तो ये किसके लिए लागू होएगा? बंद परिपथों के लिए। ठीक है ना। किस पे बेस्ड होता है? किस पे बेस्ड होता है? तो यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बार बार पूछा जाता है ये सारी चीजें। ठीक है, यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। द्वितीय नियम को क्या क्या बोलते हैं? किरचॉफ का द्वितीय नियम, लूप नियम, वोल्टता का नियम। ठीक है, ये किस पे आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण के ऊपर आधारित होता है। किसके ऊपर आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण के ऊपर आपका ये आधारित होता है। ओके बेटा, ये आपने बात कर ली होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बंद लूप के लिए लागू होता है। कथन क्या है इसका? तो किसी भी बंद लूप के अंदर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कथन ऐसे उसमें क्या बोला था? किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। इसके लिए क्या बोलेंगे? किसी बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी बंद लूप में वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग होता है उसका जो मान होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। तो इसको अपन अब डेराइव करते हैं, देखते हैं, करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये बंद परिपथों में लागू होता है और इसमें वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या कर देंगे अपन? शून्य कर देंगे। ये आपका हो गया, इसको मान लो आप V1, इसको आपने मान लिया R1, यह हो गया आपका V2, यह आपका हो गया R2। ठीक है, धारा जैसे चल रही है ये वाली ऐसे धारा चल रही है, कितनी चल रही है? I। कितनी चल रही है? I। तो एक इसमें जो मैं नोट लिखवाने जा रहा हूं आपको वो ध्यान से सुनना। पहला है बैटरी का जो टर्मिनल सबसे लास्ट में छोड़ते हैं, सबसे लास्ट में छोड़ते हैं, उसका चिन्ह लेते हैं, उसका चिन्ह लेते हैं। यदि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्रतिरोध में से गुजरने के बाद ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अभी आपको ये समझ आएगा। बैटरी का जो टर्मिनल सबसे लास्ट में छोड़ते हैं उसका चिन्ह लेते हैं। ठीक है, यदि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्रतिरोध में से जब अपन गुजरेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। एक आप एग्जाम्पल से समझो पहले। ये एक कमरा है, इस कमरे में ये 1 नंबर गेट है और ये 2 नंबर गेट है। तो इधर से कोई भी कैंडिडेट इंटर करा और फिर ऐसे चलते हुए इस गेट से निकला, तो आप यहाँ खड़े हो, तो आपसे पूछा जाए कि कैंडिडेट कौन से गेट से निकला, तो आप क्या कहोगे? 2 नंबर गेट से निकला सर। अब कोई ऐसे थोड़ी कहेगा सर 1 नंबर गेट से निकला है। अरे जो फाइनल में कौन सा छोड़ा है आप उसी के बारे में तो बताओगे। तो फाइनल में उस कैंडिडेट ने कौन सा गेट छोड़ा है
2 नंबर गेट छोड़ा है सर। फाइनल में उस कैंडिडेट ने कौन सा गेट छोड़ा है? 2 नंबर गेट छोड़ा है सर। ओके बेटा, बात आई समझ में? बहुत बढ़िया। इसी प्रकार अब धारा देखो, यहाँ से आप चले तो आप यहाँ से चले, धारा इधर से आई होगी, धारा इधर से आई होगी भाई। अब इधर से आई होगी तो बैटरी के अंदर गई। अब बैटरी के अंदर गुजरने के बाद बैटरी ने कौन सा टर्मिनल छोड़ा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। फाइनल बैटरी इधर से घुसी और घुसने के बाद यहाँ पहुँची। अब यहाँ इधर आएगी, आप यहाँ से देख रहे हो, आपने क्या देखा कि बैटरी का कौन सा टर्मिनल छोड़ा है? पॉजिटिव। तो किसका साइन आएगा? प्लस का V1। फिर धारा के साथ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, नीचे आओ, ठीक है। ये कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। इसके अंदर क्या होगी? घुस गई। फिर बाहर कहाँ से निकलेगी? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो बाहर निकलेगी, वही तो छोड़ते हो टर्मिनल। तो क्या लिखा? प्लस का V2, क्योंकि ये टर्मिनल कैसा है? पॉजिटिव, ये कैसा है? नेगेटिव। प्रतिरोध में से अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं और प्रतिरोध में से गुजरने के बाद किसका चिन्ह लगाएंगे? माइनस का। तो प्रतिरोध के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितनी धारा जा रही है? I। तो ओम के नियम से I इंटू R2, यही तो होगा प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। आगे चलो 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 चलो, यहाँ पहुँचे तो यहाँ भी माइनस, क्योंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं, और माइनस I इंटू R1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से V1 प्लस V2 इक्वल्स टू I R2 प्लस R1। तो अपन ने यही तो बोला था कि किसी भी बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग आपको क्या करना है? शून्य करना है। क्या करना है? शून्य करना है। पर इसमें लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बैटरी का जो टर्मिनल आप सबसे लास्ट में छोड़ते हो उसका चिन्ह आपको लगाना है। और अगर आप धारा की दिशा में चल रहे हो और प्रतिरोध में से गुजरते हो, अगर आप धारा की दिशा में चल रहे हो और प्रतिरोध में से गुजरते हो तो कौन सा साइन लगाना है? अगर अपन धारा की दिशा में चल रहे हैं और प्रतिरोध में से गुजर रहे हैं तो माइनस का साइन अपन लगाएंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो एक चीज़ आपको और एक एग्जाम्पल और कर देते हैं अपन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये हो गया E1 R1 R2 R3 E3 और ये E2, धारा जा रही है इधर से इधर। तो धारा की दिशा में चलो, पहले कौन सी बैटरी आएगी? E1। इधर से घुसे, कौन सा टर्मिनल छोड़े? प्लस का। तो क्या लगेगा आगे? प्लस का E1। अब इधर धारा में चलते हैं इधर से, अब कौन से में घुस गए हो? प्लस में। तो इधर कौन सा छोड़ के जाओगे? माइनस। तो आगे क्या लगेगा? माइनस E2। अब वापिस से माइनस में घुस गए, देखो ध्यान से, कौन सा छोड़ के जाओगे? प्लस वाला। तो क्या लगेगा? प्लस का E3। धारा की दिशा में चल रहे हो, प्रतिरोध में गुजरेंगे तो क्या लगाएंगे? माइनस का IR3 माइनस का IR2 माइनस का IR1 बराबर 0। तो इस तरीके से प्रतिरोध में से तो जब भी गुजरेंगे क्या लगाएंगे? माइनस। और वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं प्रतिरोध में? ओम के नियम से। तो ये आपके बेटा किरचॉफ के 2 नियम थे, दोनों मैंने बता दिए, दोनों के ऊपर आपको कैलकुलेशन करवा दी। आई होप आपको दोनों नियम बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए और आपको लगे कि बताना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, रिवीजन करके आना। हाँ, कल आपको एक टॉपिक पढ़ाऊँगा मैं, मीटर ब्रिज, ठीक है। तो मीटर ब्रिज आपको जो PDF आएगी उसमें से अच्छे से पढ़ के आना है, ठीक है। और फिर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो कल आप मीटर ब्रिज बहुत अच्छे से पढ़ के आओगे और फिर अपन यहाँ पे उसको करेंगे। ओके बेटा, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।